Dear student, Assalamu alaikum. I am Shahid Hussain and today we are discussing about hashing techniques. But before starting this lecture, I would like to give a recap of our previous lecture which was about linear sorting. Now come to the recap. Last lecture में हमने लीनियर सॉर्टिंग टेक्निक्स को डिस्कस किया था. लीनियर सॉर्टिंग टेक्निक्स हमारे पास जो कॉमन यूज़ होने वाली हैं उसमें एक आपके पास काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट एंड बकेट सॉर्ट है. ये तीन सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जो लीनियर सॉर्टिंग अप्रोच को फॉलो करती हैं. अब लीनियर सॉर्टिंग टेक्निक के सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आप लोगों के पास नो कंपैरिजन परफॉर्म, यानी कि इसमें आप लोगों को कंपैरिजन जो है वो नहीं किया जाता एलिमेंट्स का. जैसे कि आपके पास डिफरेंट पहले जो हमने सॉर्टिंग टेक्निक पढ़े हैं जैसे बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इन तमाम जितने भी हमने टेक्निक्स पढ़ी थी इन तमाम में आपके पास एलिमेंट्स को जो है वो कंपेयर किया जाता था. उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता था कि इनको हमने किस ऑर्डर में अरेंज करना है, आइदर इट इज़ इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. अब कैसे डिसाइड होता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग? अगर स्मॉल वैल्यू को आप पहले प्लेस करना चाहते हैं और लार्जेस्ट वैल्यू को बाद में, इट विल बी असेंडिंग ऑर्डर. और अगर आप लोग लार्जेस्ट वैल्यू को स्टार्ट में यानी फर्स्ट आप वो करना चाहते हैं, प्लेस करना चाहते हैं और स्मॉलेस्ट वैल्यू को बाद में, तो इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर. लीनियर सॉर्टिंग में जो सबसे पहली टेक्निक हमारे पास यूज़ हुई थी वो थी काउंटिंग सॉर्ट. काउंटिंग सॉर्ट में आपको कोई कंपैरिजन परफॉर्म नहीं करना पड़ता, लेकिन इसके लिए आपको एक इनपुट एरे चाहिए जिसमें आपके एलिमेंट्स होंगे जिनको आप सॉर्ट करना चाहते हैं, और एक आपके पास होगी आउटपुट एरे जिसमें आप लोगों ने उन्हीं वैल्यू को प्लेस करना है. अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने वहाँ से एक नंबर लिया, फॉर एग्जांपल पहला नंबर है 4 जो हमने इनपुट एरे से लिया और उसको मैं प्लेस करना चाहता हूँ आउटपुट एरे में, तो हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि उस वैल्यू की एरे के अंदर और कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू की लिस्ट पड़ी हुई है. जैसे अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे शो करूं, अब जैसे आप लोगों ने पास ये एरे है, ये उसके इंडेक्स, और ये आपके पास 5, 4, 2, 7, 8, और हम इनको सॉर्ट करना चाहते हैं कि इसमें एरे बी में. ये एरे ए हो गई, ये बी हो गई, और हम इनको सॉर्ट करना चाहते हैं. अब पहला एलिमेंट है 5. अब 5 को हम इसकी एक्चुअल पोजीशन पे रखेंगे जो आफ्टर सॉर्टिंग जो है इसको होना चाहिए जिस पोजीशन पे. अब हमने ये कैसे डिसाइड किया कि लोकेशन नंबर 3 यानी इंडेक्स नंबर 3 ऑफ एरे बी इज एन एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ आवर एलिमेंट 5, कि ये एलिमेंट 5 के लिए एग्जैक्ट लोकेशन है. हमने किस बेस पे डिसाइड किया? अब आप लोग इस एरे में देखें, इनपुट एरे में 5 से लेस वैल्यू कितनी है? एक 4 है और एक आपके पास है 2, तो टोटल 2 वैल्यूज हो गए. तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 वैल्यूज जो हैं वो इससे पहले आएंगे. अब वो 4 और 2 जो भी हों, यानी वो जिस ऑर्डर में भी पहले आए, तो 4 और 2 इससे पहले आएंगे और ये एलिमेंट जो है अपनी एग्जैक्ट लोकेशन तक जो है वो पहुंच जाएगा. इसी तरह अगर हम 4 को देखते हैं तो 4 से स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है हमारे पास सिर्फ एक है और वो है 2 लेस देन 4 है. तो अब 4 की जो लोकेशन बनती है वो आपके पास ये बनती है और 2 की लोकेशन आपके पास बन जाएगी 1. तो काउंटिंग सॉर्ट का ये जो है एक आप समझ लें कि आइडिया है, उसका मैकेनिज्म है कि वर्क आप कैसे करोगे. इनपुट एरे में से किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसको आउटपुट एरे में एट एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर हमने प्लेस करना है विदाउट एनी कंपैरिजन. लेकिन जब हम एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं फिर ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये डिसाइड करना होगा कि इससे छोटे एलिमेंट कितने हैं हमारे पास एरे में, तो फिर हम उसके मुताबिक डिसाइड करेंगे कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो कौन सी बनती है. अब ये जो एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करना है देन प्लेस अ वैल्यू इन आउटपुट एरे, इसके लिए हमें एक प्रोसेस से पास होना पड़ता है और उसके लिए हमें एक थर्ड एरे चाहिए होती है जिसको हम कहते हैं एरे सी, जो हमने उस सूडो कोड के अंदर डिस्कस किया था. अब एरे सी में पहला काम हम ये करते हैं कि इनपुट एरे के तमाम एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं कि हर एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, ठीक है, और फिर हम उस एरे सी के अंदर जो है उसको पुट कर देते हैं. अब ये तो हमें डिसाइडेड है कि इनपुट एरे ए एंड आउटपुट एरे बी, इनके साइज जो होंगे वो तो n होंगे, यानी कि जितने हमारे पास एलिमेंट है. देन
हु विल डिसाइड व्हाट विल बी द साइज ऑफ एरे सी, यानी कि हम कैसे डिसाइड करेंगे या कौन डिसाइड करेगा कि एरे सी का जो साइज है वो कितना होना चाहिए। तो उसका डिसीजन जो है वो आपके मैक्स वैल्यू ऑफ योर एरे ए। मसलन अब यहाँ पे देखें आप लोगों के पास 8 जो है वो मैक्स है, मैक्स नंबर जो है वो 8 है। तो आपके पास जो सी एरे बनेगी उसमें आपके पास लोकेशन जो होंगी वो आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आपको फाइनल शो करेगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे एरे का साइज है। एरे का साइज किस पे डिपेंड करेगा कि आपके इनपुट एरे की लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, और वही आपके एरे सी का लास्ट इंडेक्स नंबर बनेगा। यानी कि हमने उस एल्गो में इस वैल्यू को कहा था आर इक्वल टू मैक्स ऑफ ए। ठीक हो गया। अब जब हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहेंगे सी में, तो देन नेक्स्ट स्टेप विल बी टू फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये होगा कि फॉर एग्जांपल हमने इन दोनों वैल्यू को ऐड करके इसकी वैल्यू बनानी है, इस दोनों को ऐड करके इसकी वैल्यू बनाएंगे, इसकी वैल्यू, और ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड हो जाएगी। इसके लिए फिर हमने एक न्यू एरे यानी सी न्यू के नाम से इंट्रोड्यूस कराई थी, और उसके एलिमेंट को जो है हमने एज ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के तौर पे जो है प्रेजेंट किया था। ये फर्स्ट स्टेप था इंटरनली जो हमें परफॉर्म करना पड़ा थ्रू एरे सी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है वो आप लोग एरे ए और एरे सी की मदद से आप लोगों ने एक फार्मूला कैलकुलेट करते हुए एलिमेंट को ए से उठाना है, और उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप लोगों ने देखना है एरे सी न्यू में। ठीक है, उसके मुताबिक वो फार्मूले में पुट कर देना है, और आपको एरे बी में उस एलिमेंट की एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो इट वाज द प्रोसेस दैट हाउ काउंटिंग सॉर्ट विल बी वर्क। ठीक है, यानी काउंटर सॉर्ट कैसे वर्क करेगी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, उसका एक रिकैप दे दिया। उसके बाद हमने पढ़ा था रेडिक्स सॉर्ट। रेडिक्स सॉर्ट में ये होता है कि आपके पास एलिमेंट जो भी हों उसको हम पहले तो उनको एक सेम नंबर ऑफ डिजिट की फॉर्म देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास वैल्यू है 519320, तो आप लोग इन तीनों वैल्यू को एक सेम फॉर्मेट में लाओगे और वो आपके पास बन जाएगी ये, यानी 3 डिजिट फॉर्म में। और हमें कैसे पता चलेगा कि कितने डिजिट की फॉर्म में लाना है? जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी आपके पास डेटा की, लार्जेस्ट वैल्यू होगी, उसमें जितने भी डिजिट्स होंगे फिर आपने तमाम एलिमेंट्स को उतने ही डिजिट में जो है प्रेजेंट करना होगा। उसके बाद जो पहला पास होगा वो ये होगा कि आपने पहले कॉलम के मुताबिक राइट साइड से आप स्कैन करें, पूरे एलिमेंट्स को राइट साइड से स्कैन करना है, यूनिट डिजिट को लेना है, इनको ऑर्डर में ले आना है। ठीक है, इनको ऑर्डर में ले आने के बाद मसलन अब इनको ऑर्डर में मैं ले आऊं तो 320 और इस तरह आपके पास जो हो जाएगा 005 और 019। फिर उसके बाद हमने देखना है सेकंड कॉलम को, सेकंड कॉलम के मुताबिक हमने इनको ऑर्डर में लाना है। ठीक है, और सेकंड कॉलम के मुताबिक आपके पास 005 हो जाएगा और आपके पास हो जाएगा 019 हो जाएगा और फिर 320 हो जाएगा। फिर हमने थर्ड कॉलम देखना है, थर्ड कॉलम में ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो अब आप लोग देखें आपके एलिमेंट जो हैं ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, सॉर्ट फॉर्म में आ चुके हैं, सॉर्टेड फॉर्म में आ चुके हैं। तो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ रेडिक्स सॉर्ट। रेडिक्स सॉर्ट में एक चीज ये याद रखनी है कि आपने वो यानी कि जो सॉर्टिंग आप इनकी करते हैं तो उसमें स्टेबिलिटी का फैक्टर जो है वो लाजमी इंक्लूड होना चाहिए, यानी कि ओरिजिनल एरे में से ऑर्डर को चेंज नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी फैक्टर को लाजमी काउंट करना है। तो रेडिक्स सॉर्ट जो है बाय डिफॉल्ट आपको स्टेबल मोड में रखनी है, यानी कि स्टेबिलिटी ओरिजिनल ऑर्डर जो है एलिमेंट्स का वो चेंज नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है हमने पढ़ा था बकेट सॉर्ट। बकेट सॉर्ट में ये होता है कि आप जो भी एरे आपकी डिफाइन होती है उसके इंडेक्स नंबर के मुताबिक आप हर एक इसके साथ बकेट्स अटैच करते रहते हो। जब भी कोई यानी कि एलिमेंट आता है उसको आप असाइन कर देते हो। और नॉर्मली जो एलिमेंट 0 और आपके जो एलिमेंट्स होते हैं 0 और 1 के इसमें आ जाते हैं रेंज में, यानी पॉइंट्स में। अगर ना भी हो तो हम फिर डिवाइडेड बाई 10 या डिवाइडेड बाई 100 ये यूज करते हुए हम क्या करते हैं, उनको पॉइंट्स में ले आते हैं। एंड देन
एड बुकेट्स विच ईच लोकेशन। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बुकेट्स को हर जो चेन बनी होती है, लिंक लिस्ट बनी होती है, हर बुकेट के साथ जो लिंक लिस्ट बनी होती है उसको फिर पहले हम ऑर्डर में ले आते हैं। आफ्टर अरेंजिंग देन वी कंबाइन ऑल बुकेट्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसी जो इंडेक्स ये एरे बी होती है इसको हम 0 इंडेक्स से लेकर फिर स्कैन करते हैं और उसके साथ जितने भी लिंक लिस्ट अटैच होती है उनको हम कंकैटिनेट करते रहते हैं। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ बुकेट सॉर्ट। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा रिकैप था जो हमने अपने लास्ट लेक्चर के बारे में लीनियर सॉर्टिंग के बारे में डिस्कस किया। आज का लेक्चर जो हमारा है वो हैशिंग का है। हैशिंग एक्चुअली जो है आपके पास एक टेक्निक है कि जिसमें आप लोग अपने अनऑर्डर एलिमेंट्स को जो है वो आप स्पेसिफिक लोकेशन देना चाहते हो ताकि आप लोगों के इंसर्शन और डिलीशन या और कोई ऑपरेशन सर्चिंग का है वो आपके कांस्टेंट टाइम के अंदर परफॉर्म हो जाए। यानी कि एक तो ये ना कि आपके पास सॉर्टेड डेटा आ रहा हो एंड देन यू कैन अरेंज दीज एलिमेंट इनटू योर एरे या जो भी है डेटा स्ट्रक्चर उसमें आप स्टोर कर लेते हो। बट अगर आपके पास रैंडमली डेटा आ रहा है और डेटा अनसॉर्टेड फॉर्म में आ रहा है, अनऑर्डर फॉर्म में आ रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, हैशिंग प्रोसेस यूज करते हैं, हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं। अब वो हैश फंक्शन जो होता है वो हमारे वैल्यूज को क्या करता है, एक स्पेसिफिक उसके लिए की जनरेट करता है और उस की के मुताबिक यानी की तो वो डेटा जो होता है वो एज ए इनपुट की आ जाता है और उस की का एक इंडेक्स नंबर जनरेट करता है जहां पे उस की ने स्टोर होना होता है। ठीक हो गया। ये हम प्रोसेस देख लेंगे कि हैश फंक्शन की जो मेन वो जो है परफॉर्मेंस वो हम कैसे मेजर करेंगे और प्लस उसकी जो एग्जीक्यूशन है हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे। फिलहाल इसमें आप लोगों ने ये देखना है कि जो आपके पास दो मेन कंपोनेंट इसके हैं हमारे पास, यहाँ पे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं जो हैशिंग प्रोसेस जो है इसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। दिस वन इज की, जिसको आप लोगों ने प्लेस करना है। कहाँ पे प्लेस करना है, आप लोगों ने गिवन टेबल के अंदर जो आपके डिफाइन है और वो आपका टेबल क्या कहलाएगा, हैश टेबल कहलाएगा। अब ये जो है अब इस पे भी डिफरेंट इश्यूज हैं कि हम टेबल का साइज क्या रखें। ठीक है, टेबल का साइज 10 का रखें, 100 का, 200 का। और जब आप टेबल का साइज बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास कुछ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, जैसे एलिमेंट जो हैं इजीली इंसर्ट हो जाएंगे। बाज़ औक़ात बाज़ टेक्निक हैशिंग की हैं जो हमारे पास जो इन एलिमेंट को सर्च करेंगे तो उसमें उनको सर्चिंग में प्रॉब्लम आ रहा होगा, वो हम आगे जब एग्जांपल्स आएंगी तो उसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप लोग पिछली स्लाइड पे देखें इसमें चीज़ कि आप लोगों ने ये जितने भी ऑपरेशन है, इंसर्ट, डिलीशन एंड सर्च, इन एवरेज कांस्टेंट जो है इस टाइम के अंदर कैलकुलेट करने हैं एंड इट इज द पर्पस ऑफ योर हैशिंग। ठीक है, हैशिंग का पर्पस क्या है, आपके जो अनऑर्डर डेटा होता है जो आपको रिट्रीव हो रहा होता है उस अनऑर्डर डेटा को यानी रैंडमली जो आपके पास आ रहा होता है एज ए की कंसीडर करते हुए वो उसके लिए एक स्पेसिफिक इंडेक्स जनरेट करता है और उस इंडेक्स पे एलिमेंट जब सेव हो जाते हैं तो आप कांस्टेंट टाइम के अंदर आप उसमें डेटा इंसर्ट भी कर सकते हो, उस पर डेटा डिलीट भी कर सकते हो और आप नेक्स्ट जो है वो सर्चिंग का प्रोसेस भी परफॉर्म कर सकते हो। तो हैशिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके जितने भी ये ऑपरेशंस हैं जो आप अपने कीज या डेटा के ऊपर परफॉर्म करते हो, इट शुड बी इन एवरेज कांस्टेंट टाइम। ठीक है, ये इट इज पर्पस ऑफ हैशिंग टेक्निक। अब उसके कंपोनेंट्स में आ जाए जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। एक फंक्शन हो गया की, जो आपकी वैल्यूज आएंगी कोई भी आ सकती हैं। ठीक है ये आपके पास हैश टेबल है जहां पे आप लोगों ने इन वैल्यू को स्टोर करना है, ऑर्डर में लाना है और ये आपका हैश फंक्शन है और आप समझ लें कि दिस इज द कोर कंपोनेंट ऑफ हैशिंग टेक्निक। ठीक है, जो भी हैशिंग टेक्निक है उसका डिपेंड जो होता है वो उसके हैश फंक्शन के ऊपर होता है। आपके इंसर्ट या डिलीट ऑपरेशन भी वो इसी के थ्रू, यानी कि कोई एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं देन यू विल अप्लाई हैशिंग टेक्निक। ठीक है, अब ये फंक्शन इनपुट क्या लेगा, यानी कि आप समझ लें कि ये अगर आपके पास हैश फंक्शन है इसका इनपुट जो होगा वो आपके पास होगा की और इसका जो आउटपुट होगा वो आपके पास होगा इंडेक्स। और आपके पास जो इंडेक्स है ये हेल्प करेगा आपके टेबल के इन
जो इंडेक्स आपके टेबल के साथ गिवन होते हैं वहां पे की को अकोमोडेट या उसको प्लेस करने में आप लोगों की हेल्प करेगा। तो ये मेन कंपोनेंट कौन कौन से हो गए हमारे पास? की, जिस यू वांट टू स्टोर, यू वांट टू प्लेस कहां पे? इन योर हैश टेबल। ठीक है, अब हैश टेबल का डिजाइन आप सेपरेटली रखोगे क्योंकि आप लोगों ने इंडेक्स नंबर को भी यूज करना है और डेटा को प्लेस भी करना है, और फिर हैशिंग टेक्निक भी आप लोगों ने जो है हैश फंक्शन को भी उसी के ऊपर जो है वो अप्लाई करना है। उसके बाद है हैश फंक्शन। हैश फंक्शन जो है, पास हैश फंक्शन होते हैं जो न्यूमेरिकली वर्क करते हैं, यानी कि आपके वो नंबर लेंगे, नंबर वैल्यू आ रही होंगी, की जो होंगी वो नंबर के तौर पे होंगी। अब यहाँ पे अगर आपको की देखें तो ये अल्फाबेटिकली है, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक डेटा, अल्फाबेट्स हैं। ठीक हो गया। नॉर्मली आप इधर आप कोई नंबर भी ले सकते हैं और उस नंबर को आप लोग जो है आप एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर सेव कर सकते हैं। नंबर को सेव करना या नंबर का इंडेक्स नंबर जनरेट करना हैश फंक्शन के लिए इजी है एज कंपेयर टू अल्फाबेट्स का हैश इंडेक्स जनरेट करना। वो अभी हमें 2-3 अप्रोचेस हमने फॉलो करनी है, 2-3 एग्जांपल लेनी है जिसमें आप लोगों को ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आपके पास ये जो की है, की में बी एनी न्यूमेरिक डेटा, या की आपकी जो है वो आपके पास अल्फाबेट डेटा भी आ सकता है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा भी आ सकता है। अब अल्फा न्यूमेरिक डेटा को रिजॉल्व करना या उसको सॉल्व करना हैश फंक्शन को, यानी हैश फंक्शन जब उसको सॉल्व करता है, उसकी मैपिंग करता है इंडेक्स में, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ जो है कोई अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है। वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी हम अप्रोचेस फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो न्यूमेरिक डेटा होता है उसको वर्क करना इसके लिए आसान हो जाता है। तो दिस वाज अ मेन कंपोनेंट ऑफ हैशिंग टेक्निक। नेक्स्ट वन इज कि व्हाट आर मेन हैश टेबल ऑपरेशंस। मेन हैश टेबल ऑपरेशन कौन कौन से हैं, वो जैसे हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि हैशिंग टेक्निक का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू परफॉर्म दीज ऑपरेशन इन एवरेज कांस्टेंट टाइम। ठीक हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखें, फर्स्ट वन इंसर्ट की जा रही वैल्यू, ये आपकी की है और ये की के साथ अटैच वैल्यू है। ठीक हो गया। इसको सेव किया जा रहा है और इसके लिए इसकी लोकेशन यानी कि आप लोग हैश फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हो की बेस पे। अब जो इसका इंडेक्स बनेगा वो टेबल जो है वो इंडेक्स यूज करेगा। जैसे अब इसका इंडेक्स जो है T(3) बना, T(3) पे क्या स्टोर हो जाएगा आपके पास? जॉन और कामा 25, ये नंबर सेव हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हैश फंक्शन ने, यानी कि ये जो हमने अप्लाई किया था हैश और जॉन, अब इसने 3 कैसे जनरेट किया? क्वेश्चन इज कि इसने कैसे जनरेट, इसने कोई ना कोई मैकेनिज्म फॉलो किया है। हम जब इसके सूडो कोड को या इसकी फंक्शनैलिटी को एनालाइज करेंगे, देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ 3 विल बी क्रिएटेड, कि 3 कैसे क्रिएट हुआ है। ठीक है। सेकेंड ऑपरेशन इज डिलीट। डिलीट में आप स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर के ऊपर एलिमेंट को अरेज करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, देन यू नीड इंडेक्स, कि आप लोग कैसे वो करना चाहते हो। जैसे जॉन को डिलीट करना चाहते थे तो फिर जॉन का जब आप हैश फंक्शन लगाओगे तो फिर T3 आएगा और उसमें आप लोग नल लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली इस जगह पे जो ये है ये डेटा अरेज हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आप सर्च भी कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो। नो, व्हाट हैपेंड इफ आपके पास हैश फंक्शन जॉन पे अप्लाई हो रहा है और जो पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है। दोनों का लेट करते हैं कि आपके पास हैश फंक्शन की वैल्यू आ रही है सेम, दैट इज 3। यानी कि जब आपने पहली की जॉन को हैश फंक्शन पे अप्लाई किया, हैश फंक्शन उसके लिए यूज किया, तो उसका इंडेक्स नंबर बना 3, एंड जो के लिए जो आपने उन्होंने किया उसका भी जो इंडेक्स नंबर बना है वो आपके पास बना है 3। देन व्हाट विल बी हैपन? सो कोलिजन विल बी अकर। ठीक है। जब आपके पास हैश फंक्शन मैनी की के लिए सेम इंडेक्स नंबर जनरेट करे, देन कोलिजन विल बी अकर। यानी कि आपका हैश फंक्शन फॉर डिफरेंट वैल्यूज के लिए सेम आपके पास जनरेट करे इंडेक्स नंबर, देन कोलिजन विल बी अकर। ओके। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग हैश टेबल डिजाइन। हैश टेबल जो है, जो हमने अभी देखा कि टेबल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि आप लोग हैश फंक्शन कौन सा यूज कर रहे हो, इट्स टाइप।
आपके पास जो टेबल है यूजुअली फिक्स एट द स्टार्ट, आप लोगों ने जो हैश साइज लेना है, टेबल का साइज लेना है, वो मसलन 10 ले लिया, 20 ले लिया। फिर जब हम रीहैशिंग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे लोडिंग फैक्टर की वजह से वैल्यू ज़्यादा आती हैं, तो लोडिंग फैक्टर की वजह से आपके टेबल का साइज, हैश टेबल का साइज जो है वो भी इंक्रीज कर लेगा, ठीक है। और आपके पास वेल डिफाइंड कोलिजन हैंडलिंग टेक्निक होनी चाहिए, वेल डिफाइंड, ठीक है। उस आज के लेक्चर में हमने 3-4 टेक्निक्स भी डिस्कस करनी है, जिसमें लीनियर प्रॉबिंग है, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग है, इस तरह और भी हमारे पास जो है जैसे डबल हैशिंग है। तो ये सारी टेक्निक यूज करके हम क्या करेंगे, इस कोलिजन को रिमूव करने की ट्राई करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज हैश फंक्शन? व्हाट इज हैश फंक्शन? ए हैश फंक्शन इज वन व्हिच मैप एन एलिमेंट की इनटू वैलिड हैश टेबल इंडेक्स। और ये हम डेफिनेशन पहले से पढ़ चुके हैं। अभी मैंने आपको डायग्राम भी शो की थी कि फॉर एग्जांपल हैश फंक्शन क्या करेगा, इट विल रिसीव इनपुट, और इनपुट इसका क्या होगा, की, और आउटपुट जनरेट करेगा, और इसके आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, इंडेक्स नंबर ऑफ हैश टेबल, हैश टेबल का इंडेक्स नंबर होगा, ठीक हो गया। अब यहां पे आप लोग देख भी सकते हैं ये नोटेशन, ठीक है। नोट दैट दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम सेइंग कि एच स्ट्रिंग जो है वो आपको इंटीजर वो दे, यानी कि आपकी जो की है वो स्ट्रिंग हो और आपको इंटीजर वो जनरेट कर दे। आपका इंट जो है, जैसे ये देखें, ये भी हैश फंक्शन है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि हैश फंक्शन जो की लेता है वो आपकी की न्यूमेरिक भी हो सकती है, इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है, और अल्फाबेट फॉर्म में भी हो सकती है, यानी अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकती है, ठीक है। दोनों को ये सॉल्व कर सकता है। अब हैश फंक्शन प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, यानी कि हैश फंक्शन हम डिजाइन करेंगे तो इन प्रॉपर्टीज को हमने माइंड में रखना होगा। कोई भी हैश फंक्शन आप डिजाइन करें जो आपके इनपुट्स को ले और उनको मैप कर दे आपके हैश टेबल के इंडेक्स नंबर में, ठीक है। ए हैश फंक्शन मैप की टू इंटीजर, कंस्ट्रेंट क्या है, इंटीजर शुड बी बिटवीन दिस वन, यानी कि अब हैश फंक्शन अगर आप लोगों ने लेट करते हैं, टेबल का साइज ये रखा है 0 1 2 3, तो अब जो आपका हैश फंक्शन होगा ये जो जनरेट की करेगा, जनरेट की विद इन रेंज, कौन सी रेंज में ये जनरेट करेगा, 0 to 3। अगर ये इस रेंज में नहीं करता फिर क्या होगा, इट इज नॉट वेल डिफाइंड आपके पास है, यानी ये प्रॉपर्टी आप अचीव नहीं कर रहे, ठीक है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है कि रैंडम नंबर जो है, यानी कि जो इंडेक्स नंबर है जो आपका हैश फंक्शन क्रिएट कर रहा है फॉर स्पेसिफिक की के लिए, तो वो क्या होना चाहिए, विद इन द रेंज होनी चाहिए। और रेंज आप किसकी, आपके जो हैश टेबल है उसके इंडेक्स नंबर की रेंज के अंदर होना चाहिए, ठीक हो गया। ए हैश फंक्शन कैन रिजल्ट इन मैनी टू वन मैपिंग टेक्निक, और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि हैश फंक्शन जो था वो जॉन के लिए भी जो क्रिएट कर रहा था, और जो हैश फंक्शन जो था वो जो के लिए भी अप्लाई कर रहा था, वो सारे क्या थे, सेम थे, 3, ठीक हो गया। तो ये सेम वैल्यू जनरेट कर रहा है, तो ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कोलिजन। कोलिजन आपको कहते हैं जब आपके पास मैनी कीज हो और सेम इंडेक्स नंबर हैश फंक्शन जनरेट कर रहा हो, तो वो। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, कोलिजन कैन नॉट बी अवॉइडेड, कोलिजन से आप लोग अवॉइड नहीं कर सकते, बट इट इज चांस यू कैन रिड्यूस इट, ये आपके पास चांस है कि आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। और ये डिपेंड करता है कि आप लोग कोलिजन को रिमूव करने की कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हो, ठीक है। तो आपने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है कि हैश फंक्शन आप लोग जो डिसाइड वो कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, उसके लिए अगर कोलिजन अक्कर भी होती है, देन विच वन स्ट्रेटेजी टू रिमूव या टू रिड्यूस कोलिजन विल बी बेटर फॉर दैट हैश फंक्शन, ठीक हो गया। ओके, हैश फंक्शन प्रॉपर्टीज में ए गुड हैश फंक्शन शुड हैव द प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी, रिड्यूस चांस ऑफ कोलिजन एज वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड, एंड डिफरेंट की शुड बी आइडली मैप टू डिफरेंट इंडेक्सेस, यानी कि उसमें ये फीचर होना चाहिए कि अगर मैनी कीज हैं तो उनके लिए इंडेक्स नंबर भी मैनी हो, यानी कि कभी भी 2 की के लिए 3 की के लिए सेम इंडेक्स जनरेट ना करे, तो उससे तो फिर कोलिजन के चांस हो जाएंगे।
तो दो चीजें आप लोगों के माइंड में आ गई। नंबर 1 कि आपका हैश फंक्शन जो है वो मैनी कीज के लिए सेम जो है वो जनरेट ना करे इंडेक्स नंबर, ठीक हो गया। सेकंड, अगर वो कोलिजन कहीं ना कहीं अकर होने के चांस है बिकॉज यू कैन नॉट अवॉइड इट, ठीक है, आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर कोलिजन आ भी जाती है देन कि आपके एक स्पेसिफिक या एक वेल डिफाइंड स्ट्रेटजी डिफाइन वो होनी चाहिए जो आपकी इस कोलिजन को जो है वो रिड्यूस कर सके, कोलिजन जितनी भी अकर्स होती हैं उसको रिड्यूस कर सके। शुड बी फास्ट टू कंप्यूट, यानी हैश फंक्शन जो है ये ना हो कि आप लोग ऐसा डिजाइन करें कि मसलन आप लोग उसके यूनिकोड को सॉल्व करना शुरू कर दें, यूनिकोड की बेस पे बनाएं या कोई और आप एक मेथड वो कर लें। अभी आपको 2-3 एग्जांपल पढ़ने के बाद फिर पता चल जाएगा कि हैश फंक्शन को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं और उसके पीछे लॉजिक हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा डिजाइन करें कि जिस पे कंप्यूटेशन टाइम जो है वो कम से कम लगे। हैश फंक्शन इफेक्टिव यूज ऑफ टेबल साइज, ठीक है। अब सिंपल हैश फंक्शन जो है एज्यूम इंटीजर की, इसके लिए जो आपके पास फार्मूला है वो आपके पास ये है, h की इक्वल टू की मॉड टेबल साइज। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को आप लोग देखें, यहाँ पे लेट कहते हैं आप लोगों ने 0 0 और आपके एंड नंबर है 990102। अब आपके पास जो टेबल साइज है वो है 100 आप एलिमेंट को स्टोर कर रहे हो और की आपके पास आ जाती है, लेट करते हैं पहले 31, ठीक हो गया। अब आप लोग या 311 कर दें, आप लोग 301 कर लेते हैं ताकि आसानी से आप लोग व्यू भी कर लें यहाँ पे। तो अब आपके पास हैश की जो होगी वो हो जाएगी की मॉड 100 इज टेबल साइज, की है 301 मॉड 100, so it will be 01, remainder will be 01, so key will be stored here, that is 301 will be stored at this location, fine। उसके बाद for random keys h key distribute key evenly over the table, if table size is 100 and keys are multiple of 10, better if table size is prime number। कोशिश ये करनी है कि टेबल का साइज जो है वो प्राइम नंबर रहने, और आपको ये रीजन बता दी गई है कि आप 10 पे भी डिवाइड करें, जैसे आप की जो है और मॉड 100 लें या 10 लें तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा, क्योंकि अब आप देखें इस पे भी डिवाइड करें, 10 पे भी 100 पे भी डिवाइड करें तो आपके पास क्या रिमाइंडर आता है, 01 आता है। तब इसके लिए फिर जरूरी ये हो जाएगा कि टेबल साइज ही हमें एज ए क्या लेना होगा इस जगह पे, वरना तो यहाँ पे तो 10 भी चल रहा था और यहाँ पे 100 जो है वो भी इस फार्मूले में यूज हो रहा है, ठीक है। तो कोशिश करें कि टेबल का साइज जो है आप लोगों ने क्या लेना होगा, एज ए प्राइम नंबर उसको कंसीडर करना है। ओके, डिफरेंट वे टू डिजाइन ए हैश फंक्शन फॉर स्ट्रिंग की। मैंने आपको पहले बताया था, ये अभी पिछली एग्जांपल जो हमने सॉल्व की है ये इधर जो मैंने आपको शो की है, यानी कि इधर 301 मॉड आपका एरे साइज, ये जो था ये न्यूमेरिक की के लिए थी, ठीक है। आप न्यूमेरिक इस तरह सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं कि आप उसका रिमाइंडर फाइंड करें एंड देन जो आपका रिमाइंडर होगा इट विल बी द इंडेक्स नंबर फॉर दैट की। अब जैसे इसका रिमाइंडर जो था वो था 01, सो 01 विल बी इंडेक्स फॉर व्हाट, फॉर की 301। 301 के लिए क्या होगा, एक इंडेक्स काउंट हो जाएगा। ओके, नो व्हाट्स अबाउट व्हेन यू हैव की एज ए स्ट्रिंग, यानी कि जब आपकी की जो है एज ए स्ट्रिंग होगी देन व्हाट विल बी हैपन। सो हियर आपके पास डिफरेंट अप्रोचेस हैं, यू कैन सी हियर फर्स्ट अप्रोच में क्या है कि आपके पास जो भी नंबर है, जो भी की आती है, फॉर एग्जांपल की आपके पास आ गई, यहाँ पे एग्जांपल ली जा रही है ABCD, ये आपके पास की है। अब हम ASCII कोड के थ्रू हम इसका क्या फाइंड करेंगे, इसके नंबर्स को, इसके कोड को जमा कर देंगे। और एक आप लोगों को एक चीज और भी क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास जो ASCII है ये आपके पास एक कोडिंग स्कीम है, और इसमें आप लोग कीबोर्ड से जितने भी आप करैक्टर प्रेस करते हो तो हर एक के लिए एक ASCII कोड जो है वो रिजर्व है, ठीक है। अगर आपके
ऑपरेटिंग सिस्टम आस्की कोड को यूज करता है तो आपके जितने भी इंटर कीज होंगी, इंटर कैरेक्टर्स होंगे, उनके लिए एक स्पेसिफिक कोड को एवेल्युएट करता है, यूज करता है। अब वो कोड क्या है आस्की में? आपके पास कैपिटल A 65 है कोड, कैपिटल B 66 है, और ये कंटिन्यू रखें तो आपके पास Z पे जो आ जाएगा वो 90 हो जाएगा। ठीक हो गया। स्मॉल A का कोड 97 है, स्मॉल B का कोड 98 है, स्मॉल C का कोड जो है वो 99 है, एंड सो ऑन, और आपके पास Z का हो जाएगा तकरीबन 122। तो ये कोड देखें आप लोग, ये A का कोड, ये B का कोड, ये C का कोड, और ये आपके पास जो है D का कोड हो गया। आप इनके कोड को जमा कर दें, आपको न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाएगी, और फिर आप लोग उसको टेबल साइज के ऊपर डिवाइड कर दें, और रिमाइंडर भी यूज कर सकते हैं, या आप लोग उसकी मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कर सकते हैं, या कोई और फार्मूला जो आप लोग यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये था कि की को मैप करने के लिए पहले हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको न्यूमेरिक वैल्यू में लाना है, देन हम उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे, और वो कोई भी हो सकता है। जैसे पिछली स्लाइड में हमने क्या किया था, डिवाइडेड बाय टेबल साइज कर दिया था। ठीक हो गया। अब इसमें जो एनाग्राम्स का प्रॉब्लम आ जाता है वो क्या है कि आपके अगर डिजिट्स चेंज हों, जैसे ABCD लिखा और इधर भी DBAC लिखा, तो हैं तो वही चारों करैक्टर, तो इनके भी वही कोड बनेंगे, यानी कि इसका भी जो आस्की कोड का सम 394 बनेगा, इसका भी। तो यहाँ पे एनाग्राम की वजह से क्या हो जाएगा, कोलिजन के चांस जो है वो ज्यादा हैं। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज बताए, आपके तो इस तरह भी हो सकता है कि ABDC ACDB और इस तरह DBCA। अब आप लोग देख लें 2⁴ कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक हो गया। तो इससे एनाग्राम रीजन की वजह से क्या होता है, इसमें पोटेंशियल प्रॉब्लम, यही आपका पोटेंशियल प्रॉब्लम है फर्स्ट वन, कि एनाग्राम यानी कि अगर डिजिट्स को हम घुमा दें, या बाज डिजिट पहले आ जाएं बाज बाद में आ जाएं, क्या होगा, आपको तो सेम इंडेक्स मिलेगा, तो कोलिजन के चांस आपके पास ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा ये है कि स्मॉल स्ट्रिंग मे नॉट यूज ऑल ऑफ द टेबल, स्मॉल की जो है वो क्या होंगे, वो आपके पूरे टेबल के साइज को जो है अकोमोडेट नहीं करेंगे, यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी लेंथ फाइंड करके स्ट्रिंग की, फिर आप लोगों ने उसके मुताबिक जो है नंबर को जनरेट करना होगा, उसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू को रिट्रीव करना होगा। फिर टाइम प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, अब जितने लेंथ स्ट्रिंग आएंगे उतना उसका हाई नंबर बनेगा, और फिर हाई नंबर मसलन अभी देखें आप 394 बन चुके हैं, अब इसको एवेलुएट करेंगे, इसके कोई फार्मूले में यूज करेंगे, तो अगर आपके पास स्ट्रिंग बहुत बड़ा है 80 कैरेक्टर का है, देन यू विल हैव टू एवेलुएट द नंबर्स ऑफ ASCII नंबर ऑफ दोज 80 कैरेक्टर्स। ठीक है, उन 80 कैरेक्टर्स का आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, नंबर जनरेट करना पड़ेगा। तो ये इसके प्रॉब्लम्स थे फर्स्ट अप्रोच के। फर्स्ट अप्रोच में हमने क्या किया, हैश फंक्शन के लिए स्ट्रिंग जब आपके पास की हो तो हमने हर कैरेक्टर का ASCII कोड यूज किया और उसको सम कर दिया। तो व्हाट्स अबाउट सेकंड अप्रोच, सेकंड अप्रोच में आप लोग देख लें, ट्रीट फर्स्ट 3 कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग एज ए बेस्ड। ठीक है, अब ये बेटर अप्रोच है बिकॉज, क्यों कि आप लोगों ने क्या करना होता है, देखें आपके पास है ट्रीट फर्स्ट 3 कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग एज ए बेस दिस स्ट्रिंग। आप लोग मतलब A है और जैसे APP है, आप लोगों ने इसको किस बेस पे लेना है, एज ए बेस 27। 27 क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हो कि 0 1 2 9 तक ये बेस 10 के लिए होता है, 0 1 जो होता है ये बेस 2 के लिए होता है, 0 1 और 2 ये आपके 7 8 के लिए होता है, और अगर आप लोग 0 1 9 तक और फिर 10 के लिए ABCDEF ये जो होता है आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए होता है। तो अब बेस 27 ये ले रहा है, तो कौन से ले रहा है आपके पास A B से लेकर आपके पास Z तक 26 ये हो गए, और एक आपके पास हो गई स्पेस। ठीक हो गया। अब इस सेकंड अप्रोच में हैश क्या यूज करेगा, ट्रीट फर्स्ट 3 कैरेक्टर को सिर्फ ट्रीट करेगा, और उसके लिए क्या फार्मूला यूज करेगा, देखें आप लोग, पहले कैरेक्टर को SF0 को नॉर्मली जैसे है वैसे, सेकंड को आप 27 से मल्टीप्लाई कर देगा, उसके
वैल्यू को, ठीक है, और लास्ट वाला फिर 27 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सेकंड अप्रोच है। इस बेस पे क्या कंसीडर किया जा रहा है कि आपके पहले 3 कैरेक्टर को, पहले का कोड नॉर्मल, दूसरे को 27 से मल्टीप्लाई और थर्ड को 27 की पावर लेकर उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो इस अप्रोच में अब देखें एनाग्राम होने के चांस कम है, क्योंकि अगर जो एनाग्राम प्रॉब्लम था उसमें वो क्या था कि अगर आप ए बी है या बी ए है तो उसमें सेम कोड आ जाता था, यानी कि सेम वैल्यू आ जाती। जैसे इसमें भी आप लोग 97 प्लस 98 करोगे और इसमें भी 98 प्लस 97 करोगे। ये पिछली अप्रोच की बात है जो हमने इससे पिछली स्लाइड में देखी है। लेकिन इस स्लाइड में क्या है कि आप लोगों ने पहले कैरेक्टर को नॉर्मल लिखना है। अब अगर पहला कैरेक्टर ए है तो उसका अलग कोड अलग कंसीडर हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम अगर बी पहले आ जाते तो बी को सिंपल ट्रीट किया जाएगा, उसके 27 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा। तो इससे इसके चांस जो है कम हो गए, एनाग्राम प्रॉब्लम को इन्होंने रिजॉल्व कर दिया। लेकिन ये टेक्निक जो है वो इंग्लिश सेंटेंसेस के लिए, जैसे ये आप देख लें, अब ये वर्ड्स हैं, अगर ये सारी कीज हों तो फिर तो प्रॉब्लम आपको वही रहेगा। जैसे ए डबल पी आएगा, इधर से भी ए डबल पी है, इधर से भी ए डबल पी है, ए पी आर डिफरेंट हो गया, ठीक है। तो फिर अगर 3 कैरेक्टर की बेस के ऊपर उसके लिए उन 3 कैरेक्टर का जो कोड है उसको एवेलुएट करते हैं आप लोग, और एक फार्मूला आप लोगों ने डिजाइन कर लिया। जैसे यहाँ पे ये वाला फार्मूला डिजाइन है कि की क्या है, इसमें की आप लोग कैसे बनाओगे। पहला कैरेक्टर लिया, दूसरा कैरेक्टर को 27 से मल्टीप्लाई किया, तीसरे कैरेक्टर को जो है वो 27 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये इन चारों पे आप अप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा, वो आपको सेम आएगा। तो इस केस के लिए फिर भी आप इसको जो है यूज नहीं कर सकते इस अप्रोच को। व्हाट्स अबाउट थर्ड अप्रोच। थर्ड अप्रोच में क्या है, आप लोगों ने यूज ऑल एन कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, 3 कैरेक्टर नहीं, अब पूरा स्ट्रिंग लेना है, एज एन डिजिट बेस के नंबर्स, ठीक है। अब चूज के टू बी द प्राइम लार्जर नंबर देन ऑफ द डिफरेंट डिजिट्स कैरेक्टर। जैसे आप लोगों के पास ये कोई वैल्यू आप के की ले सकते हो, इनमें से 29, 31, दीज आर प्राइम नंबर्स, दीज आर प्राइम नंबर्स, ठीक हो गया। और आप लोगों ने उसको इस तरह एवेलुएट करना है। ये फार्मूला हैश फंक्शन का लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग आया, स्ट्रिंग में ये आपके पास इसकी लेंथ हो गई स्ट्रिंग की, ये एल जो है ये लेंथ हो गया, और आई आपके पास इंडेक्स नंबर है, और ये -1 उसके फार्मूले के लिए उन्होंने यूज किया है, इनटू ये वो प्राइम नंबर है जो आप लोग अपने हैश फंक्शन के लिए यूज कर रहे हो। और अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करें, आप इसकी जगह 31 भी ले सकते हैं, आप 29 करके आप एक और हैश फंक्शन भी डिजाइन कर सकते हैं। और ये उसका प्रोग्राम है, एक सूडो कोड सा लिखा हुआ है कि आप कैसे फार्मूले को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने तमाम कैरेक्टर को लेना है। तो अब देख लें 0 से ये वाला 0 जो है ये इधर लूप चल रही है लेंथ तक, यहाँ पे भी देखें ये लेंथ तक, और आपके पास ये वैल्यू कैलकुलेट होती जा रही है, और एंड पे फिर आप लोग टेबल साइज से रिमाइंडर फाइंड करोगे। और फार्मूला वही है कि हैश वैल्यू इक्वल टू हैश वैल्यू रिमाइंडर टेबल साइज, ठीक हो गया। ये फार्मूला सॉल्व हो जाएगा और फिर वैल्यू आपकी जो है फाइनल हो जाएगी। तो अब हमने 3 अप्रोच डिस्कस की। पहली अप्रोच आस्की कोड यूज किया, सेकंड अप्रोच में आपके स्ट्रिंग के पहले 3 कैरेक्टर को लेके उस पर फार्मूला अप्लाई किया, और थर्ड अप्रोच में हमने पूरे स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग आप मीन आपकी की, ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब आपकी की जो आप जिसको आप स्टोर करना चाहते हैं उसकी वैल्यू को, उसको पूरे तमाम कैरेक्टर्स को लिया, ठीक है, और इसी फार्मूले के थ्रू हमने उसको सॉल्व किया। अब ये फार्मूले में जो मेन फैक्टर है वो आपके सिलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर पे है। कोई भी आप प्राइम नंबर इसमें, जैसे यहाँ पे 37 लिया गया, आप लार्जेस्ट लेने की कोशिश करें, लेकिन लार्जेस्ट इस तरह भी नहीं कि आप इसको 731 या इस तरह का आप नंबर ले लें ताकि वो फिर कंप्यूटेशन में भी उसका टाइम बढ़ जाए ना, कंप्यूट भी आसानी से हो जाए, और आपके पास जो है कोलिजन के जो चांस है वो भी रिड्यूस हो जाए। ओके, कोलिजन एंड रिजॉल्विंग टेक्निक्स कि कोलिजन क्या होती है और रिजॉल्व हम उसको कैसे करेंगे। व्हाट हैपन, ये देखें आप लोग, अगर 2 डिफरेंट की हैं और फंक्शन हैश फंक्शन सेम है। अब इधर क्या है, हैश फंक्शन जो है वो सेम है, की डिफरेंट है,
और जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एक ही फंक्शन है, दो की ले रहा है और आपको सेम इंडेक्स जनरेट कर रहा है, देन व्हाट विल बी हैपन, इट मींस इट इज कोलिजन। ठीक है, दो की एक सेम लोकेशन पे, सेम एक ही लोकेशन पे सेव नहीं हो सकते, देन what strategy we should adopt to remove such या reduce such type of collisions। हमें इन collisions को remove करने के लिए या reduce करने के लिए हमें कौन सी strategy adopt करनी चाहिए। You have two common strategies, first one is chaining and second one is open addressing। Clear? What's about chaining? What is chaining? Store colliding keys in linked list at the same hash table index। तो it means कि जो आपका इंडेक्स है जहां पे कोलिजन अकर हो रही है बार बार, आप उसके साथ एक लिंक लिस्ट बनाते जाएं, ये इस तरह। अब मतलब 0 1 है, आपकी पहली वैल्यू आई 301, आपने रिमाइंडर लिया 100, ये 01 बना, ये भी यहीं पे स्टोर होगा। आपकी दूसरी वैल्यू आ गई 101, आपने रिमाइंडर लिया 100, 01 बना, ये भी यहीं पे स्टोर होगा। तो अब 301 इधर आ जाएगा, 101 इधर आ जाएगा, सो इट इज चेनिंग। ठीक हो गया, ये चेनिंग प्रोसेस है। आप लिंक लिस्ट क्रिएट करते रहे फॉर ईच इंडेक्स ऑफ यूर हैश टेबल। हर टेबल, आपके टेबल जो हैश टेबल होगा उसके हर इंडेक्स के साथ आप लोगों ने एक लिंक लिस्ट जो है वो आप लोगों ने उसके साइज को इंक्रीज करते रहना है जब भी कोई कोलाइडिंग एलिमेंट जो है या कोलाइडिंग की जो है वो इंटर होगी। व्हाट इज ओपन एड्रेसिंग? स्टोर कोलाइडिंग कीज एल्सवेयर इन द टेबल। आपको एक्स्ट्रा चेन यानी एक्स्ट्रा लिंक लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, उसी टेबल के अंदर आपने उसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह ढूंढनी है। ठीक है, अब वो जगह कैसे ढूंढेंगे? ये तो नहीं है कि हम कोई एलिमेंट आया और जैसे ये 101 आया और हमने इसको 01 पे रखना चाहा, लेकिन वहां पे तो पहले से एलिमेंट पड़ा था, अब हम इसको कहाँ पे रखेंगे? ये भी नहीं है कि हम किसी और इंडेक्स के नंबर पे रख दें, अगर रखेंगे तो वही, लेकिन उसके लिए कोई एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कोई एक पॉलिसी होनी चाहिए कि हमारे कोलिजन भी कम से कम हो और फिर क्या हो, ये ना हो कि हम किसी और की जगह पे यानी कि इस एलिमेंट को रख दें और वो की दोबारा आ जाए और फिर वहां पे फिर कोलिजन का चांस हो जाए। तो हमने तो उसको ऐसी उसकी प्लेसमेंट करनी है कोलाइडिंग की कि हमारे पास कोलिजन के चांस जो है वो कम से कम हो। ठीक हो गया? ओके, इन दिस स्लाइड यू कैन सी द चेनिंग प्रोसेस। ठीक है, अब चेनिंग प्रोसेस में आप पहले यहां से देखें, 0 पहले इंटर हो रहा है, 1 ये इनपुट है आपके, ये सारे इनपुट्स हैं। ठीक हो गया, हैश टेबल आपका ये अप्लाई हो रहा है, ये फार्मूला है जो अभी हमने सॉल्व किया था। अब आप 1 2 सॉल्व करके भी देख लें। हैश की इक्वल टू, अब आपके पास के आ रहा है 0। ठीक हो गया, की आपके पास जो है वो 0 है, तो 0 mod 10 what will be the result? it will be 0। ठीक है, एक चीज आप डिवीजन पे याद रखें, रिमाइंडर के, ये 2 और 10 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे रिमाइंडर वही आएगा। तो इट मींस जब डिवाइडेंड छोटा हो डिवाइजर से, देन रिमाइंडर विल ऑलवेज यूर डिवाइडेंड नंबर। ठीक हो गया, जब आपके पास ये डिवाइडेंड नंबर है, 2 जो है ये डिवाइडेंड है और ये आपका डिवाइजर है, तो अगर डिवाइडेंड छोटा है डिवाइजर से, देन योर रिमाइंडर विल बी योर डिवाइडेंड नंबर। तो यहाँ पे भी 0 छोटा था 10 से, यही हुआ। अब 0 जो है ये देखें, इसका इंडेक्स नंबर ये बन गया और 0 यहाँ पे पहले एज ए नोड के तौर पे स्टोर हो गया। उसके बाद की हम ले रहे हैं 1, फिर आप हैश फंक्शन लगाएं और यहाँ पे आप 1 mod 10 लिखें, आपके पास फिर 1 बचेगा और फिर आप इसको स्टोर कर देंगे। ठीक हो गया, अब 1, अब 2 चॉइसेस हैं, या तो आप 1 को इधर पहले इधर लिखते और फिर 81 को इधर। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं, इंसर्ट एलिमेंट एट द हेड, बट यू कैन आल्सो इंसर्ट एलिमेंट एट द टेल, यानी कि आप उसको आखिर पे भी, जैसे यहां पे किया गया, 1 पहले आया, फिर जो दूसरा एलिमेंट 81 आया उसको उसके हेड पे रखा गया। हम उसके 1 के आगे भी रख सकते थे, यानी कि यही स्ट्रक्चर जो है इस तरह भी बन सकता था कि पहले 1 हो जाता और फिर आपके पास जो दूसरा नंबर होता वो 81 काउंट हो जाता है। ठीक हो गया, बट इट्स चॉइस। ठीक है, और ये आप सॉल्व कर लें। तो ये चेनिंग प्रोसेस है कि जब भी अब
कोलिजन होगी, आप उसके आगे एक नोड एक्सीड करते जाएं, तो ये चेनिंग प्रोसेस है। अब इसका एनालिसिस कि चेनिंग के थ्रू हमें क्या, यानी कि हमें कंप्लेक्सिटी क्या आएगी, क्या चीज है। सबसे पहले आप लोग देखें लोड फैक्टर को देखें। व्हाट इज लोड फैक्टर? लोड फैक्टर जो होता है इसको प्रेजेंट किया जाता है सिंबल लैम्डा से, यानी कि दिस वन इज लैम्डा, लैम्डा से इसको प्रेजेंट किया गया। इट इज रेफर टू लोडिंग फैक्टर। अब लोडिंग फैक्टर क्या है देखें आप लोग, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन T। टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे अब ये अगर टेबल है इसमें 5 3 2 पड़ा हुआ है, तो इसमें n की वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 3 और m की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक हो गया, 6 में से 3। अब लैम्डा जो कैलकुलेट होगा वो आपके पास हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 6, इट मीन्स 0.5। ठीक हो गया। तो अब आपके पास जो है अनसक्सेसफुल रिसर्च टाइम क्या होगा, ओ ऑफ लैम्डा, सेम फॉर इंसर्ट टाइम। ठीक है, और सक्सेसफुल सर्च टाइम क्या होगा कि आप लोडिंग फैक्टर को हाफ करते हुए, जो भी उसका लोडिंग फैक्टर की वैल्यू है उसको हाफ करके आप लोग अपने ऑपरेशन जो है इंसर्ट सर्च वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब लैम्डा की वैल्यू जब बढ़ेगी, अब कब बढ़ेगी लैम्डा की वैल्यू, जब आपके पास देखें आप लोग ये 0.5 था, अगर मैं 4/6 करता तो आपके पास ये हो जाता 2, ये हो जाता 3, ये हो जाता आपके पास 0.6 दिस थिंग। ठीक हो गया। अब ये जो जा रहा है वैल्यू, पहले ये वैल्यू थी, अब ये वैल्यू है। अब जब लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होगी, देन यू हैव टू डिफाइन और रीडिजाइन योर टेबल साइज, यानी कि लोडिंग फैक्टर जब बढ़ेगा आपके पास, यानी वैल्यू आती रहेंगी, तो इसका मतलब है कि आपके टेबल फुल हो रहा है। ठीक है, आपने वो कोलिजन से बचना है, तो यू हैव टू चेंज द साइज ऑफ योर टेबल, हैश टेबल। ठीक हो गया। बाज़ अगर हम चेंज नहीं करते बास टेक्निक में, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें कोलिजन अकर होंगी, और कोलिजन को खत्म करने के लिए फिर हमें डिफरेंट टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है। तो चेनिंग में अब चांस क्या होगा, लोडिंग फैक्टर ये जितना ज्यादा होगा उतना आपके पास लिंक लिस्ट का जो साइज है वो बढ़ता जाएगा, साइज जिसका है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ओके। लिंक लिस्ट, अब पोटेंशियल डिसएडवांटेज चेनिंग के क्या है। लिंक लिस्ट का साइज कब बढ़ेगा, जब आपके पास कोलिजन ज्यादा होती रहेगी, लोडिंग फैक्टर इंक्रीज होता रहेगा। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर आपके पास एब्सोल्यूट वर्स्ट केस कब आएगा, जब n का साइज वेरी वेरी लेस देन m होगा। n क्या है, मतलब 1 है और इधर आपके पास 6 है। ऑल एलिमेंट एन एलिमेंट इन वन लिख दिस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास इंडेक्स सिर्फ एक ही यूज हो रहा है, सिर्फ ये वाला, और बाकी एलिमेंट भी आ चुके हैं आपके पास, तो वो कहां पे जाएंगे, वो आपके सिर्फ वन लिंक लिस्ट के अंदर स्टोर होंगे, सेम इंडेक्स कोलिजन की वजह से। ठीक हो गया। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि आपके पास लिंक लिस्ट अगर वन साइडेड पे क्रिएट हो जाए तो। ओके, कोलिजन रिजॉल्व बाय ओपन एड्रेसिंग। अब ओपन एड्रेसिंग के थ्रू हम कैसे कोलिजन को रिजॉल्व करते हैं। अब इसके लिए व्हेन कोलिजन अकर, लुक समवेयर एल्स इन द टेबल फॉर एम्प्टी स्लॉट। जब भी कोलिजन अकर होगी तो आप कोई अलहदा स्लॉट उसके लिए नहीं बनाएंगे, अलहदा नोड या अलहदा लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं करेंगे, आप उसी टेबल के अंदर उसकी जगह देखेंगे। अब जगह देखने के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज करनी पड़ती है। तो इसमें क्या एडवांटेज क्या है, नो नीड ऑफ फॉर एक्स्ट्रा लिंक लिस्ट। आपको एक्स्ट्रा लिंक लिस्ट की या एक्स्ट्रा नोड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू एलोकेट डीएलोकेट मेमोरी ड्यूरिंग द इंसर्शन एंड डिलीशन, जैसे उसमें होता है लिंक लिस्ट। चेनिंग के अंदर लिंक लिस्ट यूज होती है। लिंक लिस्ट में जब आप एलिमेंट डिलीट करते हैं तो आपको वो नोड वापस करना पड़ता है, उसको यानी कि उसकी मेमोरी को वापस करना पड़ता है। और जब नोड क्रिएट करते हैं आप ऑपरेटिंग सिस्टम से या आपके जो कंपाइलर है या जो भी है जो आपको रिसोर्सेज एलोकेट करता है, आप उससे रिसोर्सेज उसके लिए वापस ले लेते हो। इस चीज से आप लोग बच जाओगे। डिसएडवांटेज क्या है, ये स्लोअर है। स्लोअर इस सेंस में है कि आपको अगर जगह नहीं मिल रही, ठीक है, आप जिस जगह पे भी जाते हो एक स्पेसिफिक फार्मूले के तहत आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, वहां पे पहले से कोई एलिमेंट पड़ा होता है, की पड़ी होती है, फिर आप दूसरी लोकेशन उसी फार्मूले के मुताबिक जाते हो, उसी आर्डर के मुताबिक, लेकिन वहां पे फिर एलिमेंट पड़ा होता है, तो फिर क्या होगा, दिस प्रोसेस विल बी स्लो। टेबल नीड टू बी बिगर।
अब जब आप ओपन एड्रेसिंग करेंगे तो फिर आपको चाहिए कि आप जब आप एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के तहत आप ग्रोथ कर रहे हैं यानी मूव कर रहे हैं कोलिजन से बचने के लिए, तो आपको टेबल का साइज भी ज्यादा रखना पड़ेगा। तो उस वक्त कब रखोगे? जब आपके पास लोडिंग फैक्टर 0.5 से ज्यादा हो जाए, देन यू नीड टू डिफाइन योर टेबल साइज अगेन। ठीक है, आपको दोबारा उसका साइज जो है फिक्स करना पड़ेगा। अब क्या होगा देखें इसमें। ओके, अब हमारे पास है एक प्रॉप सीक्वेंस हमें बनाना पड़ता है। प्रॉबिंग टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं ओपन एड्रेसिंग के अंदर, प्रॉबिंग पढ़ रहे हैं। प्रॉबिंग की भी डिफरेंट टाइप हैं, लीनियर प्रॉबिंग है, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग है। अब प्रॉबिंग सीक्वेंस क्या होता है, अब पहले इसको अंडरस्टैंड करना है। प्रॉबिंग सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ स्लॉट इन हैश टेबल व्हाइल सर्चिंग फॉर एनी एलिमेंट। यानी कि जब आप एलिमेंट को सर्च करेंगे तो आपको कौन सी लोकेशन पे उसको सर्च करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पहली लोकेशन पे नहीं मिला तो मैं अब किधर जाऊं? ये तो नहीं है कि उससे नेक्स्ट पे देखूं, नेक्स्ट पे देखूं, नेक्स्ट पे देखूं और एंड तक मैं उसी फार्मूले के तहत देखता जाऊं। ठीक हो गया। मतलब ये है ना कि आप लोग ये एलिमेंट आपके पास पहले से पड़े हैं 0 0 और ये 9 9 100 की एरे है, इधर 301 स्टोर है। अब आप लोग सर्च करते हो, सर्च किसको? 301 को सर्च करते हो। अब इसको हैश फंक्शन पे अप्लाई करो। हैश फंक्शन पे जब अप्लाई करोगे तो 301 और मॉड टेबल साइज है 100, तो ये तो 01 बताएगा। लेकिन इन केस अगर आप लोगों ने ढूंढना है, ये तो 30 इजीली मिल जाएगा। अगर आपका यही एलिमेंट इसी तरह का 201 यहाँ पे आया हुआ है एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के तहत, ओपन एड्रेसिंग के तहत यहाँ पे आया हुआ है और ये लोकेशन है 78 की, ठीक है, इसका इंडेक्स नंबर है 78। अब आप लोगों ने अगर सर्च करना है 201 और हैश फंक्शन आप लोग अप्लाई करते हो 201 रिमाइंडर 100, इट विल बी इक्वल टू 01। अब ये इधर देखेंगे तो इधर जो एलिमेंट पहले से पड़ा होगा, देन व्हाट विल बी अकर, आप लोग फिर उसी ऑर्डर के मुताबिक देखोगे कि हम इसको कहां पे सर्च करें। ये तो नहीं है कि हम लोग इसको नेक्स्ट लोकेशन पे देखेंगे, फिर नेक्स्ट पे देखेंगे, फिर नेक्स्ट पे देखेंगे। इधर आपको क्या करना पड़ेगा, इतनी ज्यादा ट्रैवर्सिंग जो है या आपके जो टेबल के इंडेक्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनकी लोकेशन है, उनको आपको ट्रैवर्स करना पड़ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें हैश फंक्शन आप इस तरह अप्लाई करोगे, देखें, और ये आपके पास एफ ऑफ आई क्या है, ये वही आपके पास सीक्वेंस है कि किस सीक्वेंस के तहत आप लोगों ने जो है नेक्स्ट इस एलिमेंट की तरफ जाना है, तो आपको यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, आप 0 से स्टार्ट करें और उसके बाद जो आपका डिस्टेंस है वो यही है। मसलन अब मैं एफ ऑफ आई की जो वैल्यू है वो मैं ले लेता हूँ, एफ ऑफ 0 की वैल्यू ले लेता हूँ 1, तो 1 1 प्रॉबिंग होगी, 1 1 जो लोकेशन है वो इंक्रीज होगी। मैं इसके कोई इवन आर्ट का फार्मूला भी लगा सकता हूँ, 2i-1 इस तरह के भी लगा सकता हूँ, आई का स्क्वायर भी यूज कर सकता हूँ, आई का क्यूब भी यूज कर सकता हूँ। इट्स डिपेंड ऑन आपकी स्ट्रेटजी पे कि कौन सी आप प्रॉबिंग की स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं इन ओपन एड्रेसिंग। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट टाइप ऑफ ओपन एड्रेसिंग इज लीनियर प्रॉबिंग। व्हाट इज लीनियर प्रॉबिंग? लीनियर प्रॉबिंग में देखें आप लोग, ये आपके पास हैश टेबल है, ठीक हो गया। यहां से आप लोगों ने स्टार्ट किया, ये आपकी लोकेशन आई हो गई। अब अगर ये लोकेशन पहले से फिल है तो हम किस तरह किस सीक्वेंस के साथ मूव करेंगे, हम ये देखें, आई की वैल्यू आप यहां पे दे दें 1, यानी 1 इंक्रीज करे, हर दफा 1 इंक्रीज करे। तो आपने जब भी वो वैल्यू रखनी होगी, मतलब आप रखना चाहते हैं 2 पे कि x और h आप 2 रख दें, मॉड टेबल साइज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जैसे अब यहां पे मसलन ये आप लेट कर लें, ये टेबल का नंबर है इंडेक्स नंबर 1, ठीक हो गया। पहले पहले आपके पास आया 301, आपने मॉड किया, 100 किया, आपके पास 01 आया, आपने इस 01 को यहां पे स्टोर कर दिया, फाइन। उसके बाद आया 201, आप लोगों ने मॉड किया, 01 आया, आप लोग इधर मूव किया तो कोलिजन। अब लीनियर प्रॉबिंग क्या कहती है? लीनियर प्रॉबिंग जो है वो आपको 1 स्टेप 1 प्रॉब आगे ले जाती है। ठीक हो गया, 1 स्टेप आप हेड जाओगे। अब 201 जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और वो कौन सी लोकेशन पे होगा? 02 वाले इंडेक्स नंबर पे हो गया। हमारी स्ट्रेटजी ऐसी थी कि अगर कहीं पे कोलिजन आती है देन
आप लोग उससे नेक्स्ट नंबर पे चले जाएं, ठीक है। नेक्स्ट लोकेशन अगर वो भी एम्प्टी नहीं है, उसमें भी पहले से कोई एलिमेंट पड़ा है, अब 201 तो आ गया, हो सकता है इधर पहले से 202 पड़ा हो, आप लोगों ने फिर नेक्स्ट लोकेशन को देखना है कि नेक्स्ट लोकेशन एम्प्टी है या नहीं, यानी 1 आपने फिर इंक्रीज करना है। अगर उधर भी पहले से कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है तो फिर आप लोगों ने 1 आगे जाना है, 1 स्टेप। तो आपकी 201 की लोकेशन जो है फिर आपकी कौन सी बन जाएगी, 04 वाली, ये 04 की लोकेशन बन गई। इन केस अगर आप सर्च करते करते एंड तक पहुंच गए हो, ठीक है, मसलन आपकी सर्चिंग यहां से शुरू हुई 90 से, आपके पास एक नंबर कौन सा आया, इधर पड़ा हुआ ऐड करते हैं 190, आपके पास आ गया 290, रिमाइंडर आप 100 करते हैं तो ये भी तो 90 बनता है, ये यहां पे गया, इधर जगह नहीं है, नेक्स्ट इधर स्टोर करोगे। अब इधर भी लेट करते हैं, आपके पास 191 पड़ा हुआ है, जगह नहीं है। आप जब एंड तक पहुंचोगे और उधर भी एलिमेंट पड़ा हुआ है 199 लेट करते हैं, तो आपको सर्कल में मूव करना पड़ेगा। अब यू विल गो टू लोकेशन 0 अगेन, और फिर आप लोगों के वही प्रॉबिंग का जो प्रोसेस है वो आप लोगों ने स्टार्ट कर देना होगा। तो लीनियर प्रॉबिंग में क्या होता है कि जिस इंडेक्स नंबर के ऊपर कोलिजन अकर होता है, हम उस लोकेशन को छोड़कर नेक्स्ट लोकेशन पे 1 इंक्रीज कर देते हैं, यानी 1 इंक्रीज जंप कर लेते हैं अगली लोकेशन पे और वहीं पे एलिमेंट को प्लेस कर देते हैं। और इन केस अगर वो भी पहले से फुल हो, फिर हम नेक्स्ट लोकेशन पे जंप करते हैं, फिर नेक्स्ट पे करते हैं, और उसको आप लोग इस फार्मूले के तहत जो है वो आप लोग सॉल्व करते जाओगे। ठीक हो गया, दिस वाज लीनियर प्रॉबिंग। अब आप लोगों ने इसको कंटिन्यू अनटिल एम्प्टी स्लॉट इज फाउंड, और इसके नंबर ऑफ फेल प्रॉब इज मेजर द परफॉर्मेंस, कि आपके कितने यानी कि प्रॉब फेल हुए हैं, वही आपकी परफॉर्मेंस शो करेगा आपकी हैशिंग की। ठीक है, अब कैसे देखें आप लोग, इस एग्जांपल में देखें, आपका पहला एलिमेंट आया 89, ठीक हो गया, ये यहां पे स्टोर हो गया, ओके फाइन। इसका ये देख लें, फार्मूला वही चला है, आपके पास 10 है तो 89 रिमाइंडर 10 9, तो ये आपके पास यहां पे आ गया। नेक्स्ट देखें, अनसक्सेसफुल प्रॉब 0, क्योंकि ये तो सक्सेसफुल हो गया, लोकेशन आपको मिल गई है, अनसक्सेसफुल तो नहीं है। उसके बाद 18 है, 18 का रिमाइंडर आप लें, क्या हो जाएगा 8, ठीक हो गया। अब इसको आप 8 लोकेशन पे स्टोर कर दें, जैसे ये स्टोर हो गया, ये आप एरो देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है 49, अब 49 का फिर आप रिमाइंडर निकालेंगे, 49 रिमाइंडर 10, इट विल बी इक्वल टू 9, सो व्हाट विल हैपन, ये देखें आप लोग, आएगा तो इसी जगह पे, ये जैसे जिसको आपने मैं टिक मार्क किया है, लेकिन यहाँ पे तो फुल है, तो फिर क्या होगा, ये देखें, ये अब लीनियर प्रॉबिंग था, ये इसने सर्कुलेट कर दिया, जो मैं पहले आपको बात बता रहा था अगले प्रॉब पे। अब आगे तो जगह नहीं थी, 9 के बाद कोई और टेबल में जगह नहीं थी, 9 लोकेशन जो है इट इज लास्ट वन, तो आप लोगों को स्टार्ट पे जाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 49 आपको नजर आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास जो आ रहा है वो है 58, 58 का रिमाइंडर जो है 8 है। अब 58 इधर 18 वाली जगह पे आएगा, ये तो फुल है, 89 को चेक करेगा, प्रॉब 1 का था तो आगे गया, 89 को चेक किया, क्या हुआ, आपके पास पहले से ऑक्यूपाइड है, फिर ऊपर आएगा 49 फिर पड़ा हुआ है 58, तो अब आपके पास कितने प्रॉब अकर हुए 3, और इससे पिछले में कितने थे 1, यानी कि 1 टाइम आपकी कोलिजन अकर हुई थी, आपको ऑक्यूपाइड जगह मिली जो पहले से फुल थी, और आपको फिर नेक्स्ट पे जाना पड़ा, तो एक प्रॉब यहाँ पे आ गया, 3 प्रॉब ये हो गए। अब आपके पास नंबर आ रहा है 69, 69 पहले यहाँ पे आए, नेक्स्ट, ये फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्टोर हो गया, तो अब आपको कितने प्रॉप करने पड़े 3, तो टोटल आपके पास जो प्रॉप थे वो क्या हो गए 7, इस एग्जांपल में 7 प्रॉप आए हैं। तो अगर आप लोग फिर इसमें देखें, ये क्वाड्रेटिक है, और इससे पिछली आप एग्जांपल में देख लें जो हमने इस स्लाइड में बताया था कि फेल्ड प्रॉप इज ए मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, फेल्ड, ठीक है, और फेल्ड आपके पास यहाँ पे कौन से थे, ये अनसक्सेसफुल प्रॉप, ठीक हो गया, ये 7 आए हैं इस केस में लीनियर प्रॉबिंग में। अब हम इसलिए क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग की तरफ जाते हैं। क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में प्रॉप की रेशियो जो है वो I² है,
पहले हमने क्या लिया था, i1 करते थे, i इक्वल टू i प्लस 1 कर लेते थे, 1 इंक्रीज कर लेते। अब आपके पास जो है i स्क्वेयर होगा, यानी कि i इंटू आई हो जाएगा। ये नेक्स्ट लोकेशन को चेक करने के लिए वो हो गया, ठीक हो गया। यानी आपका जो इंडेक्स नंबर होगा, मतलब इंडेक्स नंबर आया है 01 और 01 पे पहले से कोई ऑक्युपाइड है, तो आप लोग इंडेक्स के साथ आप लोगों ने क्या करना होगा, आई स्क्वायर का ऐड कर देना होगा। तो ये जो नया इंडेक्स नंबर बनेगा वहां पे आप लोगों ने एलिमेंट को प्लेस कर देना है। तो ये उसका फार्मूला है और सेम वर्क करता है जैसे हमने अभी लीनियर प्रॉबिंग का। फर्क ये है कि पहले वो 0 लेगा, यानी कि स्टार्ट जहां पे उसका जो उसकी अपनी एक्चुअल लोकेशन होगी उस पे करेगा। अगर वहां पे फुल है तो 1 इंक्रीज होगा, 1 प्रॉब आगे जाएगा, 1 स्टेप आगे जाएगा। अगर वो भी फुल है, जैसे आप देखें ये फुल था, ये रेड लाइन आप देख सकते हैं, ये फुल है, फिर ये जाएगा i2 की पावर 2 के मुताबिक आगे, तो वो आपके पास ये 4 लोकेशन, यानी ये लोकेशन नंबर फिर आपके पास 5th बन जाएगी, 4 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर वो भी ऑक्युपाइड है देन आप लोग कितना जंप करोगे उस लोकेशन से, फिर 9 पे जंप करोगे। ये देखो आप लोग 0 लोकेशन है, फिर आप लोग कहां पे आ रहे हो, 9 पे। तो जिस इंडेक्स नंबर के ऊपर कोलिजन अकर होगी तो आपने पहला क्या चेक करना है, आपने एक इंक्रीज करते हुए नहीं जाना जैसे लीनियर प्रॉबिंग में था। यहां पे पहले आप 1 इंक्रीज करोगे, ठीक है, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग 2 की पावर 2 इंक्रीज करोगे, अगर वो भी फुल है फिर 3 की पावर 2 करोगे तो वो 9 हो जाएगा, फिर 9 आप अपनी उस कोलिजन वाली जगह से जंप करोगे, ठीक हो गया। तो ये प्रोसेस जो है क्वाड्रेटिक का कंटिन्यू रहेगा। अब इसकी एग्जांपल आप लोग देखें, इसके भी यही है कि फेल प्रॉप जो है ये इसकी परफॉर्मेंस को मेजर करता है कि क्या है। अब यही प्रोसेस है, 89 को आपने स्टोर किया, इसमें 0 जंप लगा, स्टोर हो गया, इस पे भी 0 जंप लगा, इस पे ये देखें 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जंप लगा। फिर उसके बाद जब ये 18 का 58 का नंबर आया तो इस पे ये जंप लगा 1 का, फिर इसके पास 2 की पावर 2 का जंप लगा, तो यहाँ पे 2 प्रॉब हुए, यहाँ पे 1 प्रॉब हो गया, फेल हो गया। और इस फाइनल केस में देखें तो आपके पास फिर 2 है, तो टोटल कितने हो गए 5। और लीनियर प्रॉबिंग में इसी प्रॉब्लम, इसी एग्जांपल के लिए कितने प्रॉब थे जो फेल हुए, 7, ठीक है। तो अब लीनियर प्रॉबिंग और क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग की परफॉर्मेंस का आपको इस एग्जांपल से जो है क्लियर पता चल गया होगा। अब एक क्वेश्चन है कि आप जब 49 को डिलीट करोगे या इसको 69 को सर्च करना होगा, देन व्हाट विल बी हैपन। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एम्प्टी स्लॉट कैन ब्रेक प्रॉप सीक्वेंस एंड कुड कॉज द फाइंड द प्रोसेस परमानेंटली, ठीक है। अब डिफरेंशिएट आपने कैसे करना है, डिलीशन इसमें बड़ा वो है क्योंकि आप लोगों को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के तहत, यानी कि पहले आप 1 जंप करोगे, फिर 4 जंप करोगे, फिर 9 करोगे, और फिर इस तरह आपके पास 9 के पास 16 है, या इस तरह ये चलता रहेगा। तो ये प्रॉब्लम आपका क्या कर देगा, स्लो कर देगा। तो ये उसकी परफॉर्मेंस मेजर्स हैं। उसके बाद है डबल हैशिंग क्या होती है। इसमें जब आप लोग पहले एक हैश फंक्शन यूज कर लेते हो, यूज ए सेकंड हैश फंक्शन फॉर ऑल ट्राइज आई अदर देन 0, ठीक है। आप लोगों ने उसी जो कोलिजन की वैल्यू होगी ना, उसको आप दोबारा क्या कर लोगे, ये देखें, दोबारा उसका हैश 2 अप्लाई करोगे, यानी कि एक हैश 1 की वैल्यू से आपको मिलेगी। अगर वो कोलिजन है देन आप लोग उसको क्या कर दोगे, हैश 2 में यूज कर लोगे। और ये आपके पास एग्जांपल में भी है, देखें लास्ट 1 पे। अब आपने आर को वो करना है प्लेस, तो 49 प्लस 0 mod 10 ये आ गया। अब इसको हम फिर क्या कर लेंगे, 9, ये देखें 7, ये फार्मूले में यूज कर लें, mod 10 कर दें, आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसमें आप लोगों ने 2 हैश फंक्शन अपने पास यूज करने हैं। पहला हैश फंक्शन यूज करोगे, दूसरा हैश जब आप यूज करोगे तो फिर वो क्या करेगा, वो पहले की हैश वैल्यू की जो होगी ना f(i) उसको भी वो यूज कर सकता है, ठीक हो गया। उसके इंडेक्स नंबर जो उसने जनरेट किया होगा उसको भी वो यूज कर सकता है। तो वो आपको इस एग्जांपल से वो हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज बात याद रखनी है, इस फार्मूले में आपको जो वैल्यू r होगी, इट शुड बी प्राइम नंबर, बट प्राइम नंबर शुड बी लेस देन ऑफ साइज ऑफ योर टेबल। तो डबल हैशिंग में आप लोगों ने जो सेकंड हैश फंक्शन लगाना होगा, उसमें जो r यूज करोगे उसका साइज जो है वो क्या होना चाहिए, टेबल के साइज से कम होना चाहिए।
अब डबल हैशिंग में वही वैल्यूज आप देखें ये स्टोर हो गए, ठीक है 8 मिली। और प्रॉबिंग इसका रिव्यू हो गया कि ये कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं। ये देखें, ये इसकी फर्स्ट अटेम्प्ट। अब ये यहाँ पे जंप कैसे किया, ये #2 फंक्शन की वजह से, ठीक हो गया। फिर दोबारा जब इसने हुआ तो सेकंड टाइम #2 की वैल्यू ये आ गई, और थर्ड टाइम ये देखें ये आ गई। तो इसमें कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, जैसे ही पहले दोनों टेक्निक में था 1 1 1 का इंक्रीज, और वो आपके पास i की पावर 2 का इंक्रीज, यानी 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, इस ऑर्डर में इंक्रीज। और इसमें पहले हैश फंक्शन से कोलिजन आती है तो सेकंड हैश फंक्शन जो वैल्यू जनरेट करता है वो वहां पे जंप हो जाता है। तो इस तरह ये जो रैंडमली सिलेक्ट हो रहा है, इससे हो सकता है कि आपके सिलेक्शन जो है एक पार्टिकुलर सीक्वेंस से हट के आसानी से वहां पे एडजस्ट हो जाए आपके एलिमेंट्स को। ओके, आफ्टर हैशिंग व्हाट इज रीहैशिंग? रीहैशिंग actually it is a process to increase the size of hash table when load factor become too high. And what is the value of too high? Lambda should be greater than or equal to 0.5, यानी जब उसका लोडिंग फैक्टर 0.5 से एक्सीड कर जाएगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रीहैशिंग टेक्निक को अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये एंटिसिपेटिंग दैट प्रॉब कोलिजन वुड बिकम हायर, ठीक हो गया। और टिपिकली एक्सपेंड द टेबल ट्वाइस इट्स साइज, यानी कि जितना टेबल का साइज अगर 10 है तो हम उसको ट्वाइस 20 पे वो उसको ले जाते हैं, बट स्टिल प्राइम नंबर आपने टोटल टेबल साइज जो है वो प्राइम ही लेना होगा। और उसके बाद जो है आपको नीड टू री इंसर्ट ऑल एग्जिस्टिंग एलिमेंट इनटू न्यू हैश टेबल, यानी कि जो आपके मसलन ये पहले 2 टेबल हैं हैश, अब इसमें लोडिंग फैक्टर ज्यादा हो गया, आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इसको न्यू टेबल बनाया, तो न्यू टेबल में एग्जिस्टिंग टेबल की वैल्यू भी आप लोगों ने ट्रांसफर करनी होगी, ये रीहैशिंग में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं रीहैशिंग की, ये देख लें आप लोग, ये आपका इनिशियल वो है इनिशियल कि आपके पास 6 भी पड़ा हुआ है, 15 है, 24 है, 17 है, और इधर जो है चल रहा है वो आपके पास x mod 7 चल रहा है, ठीक हो गया। x आपकी की है और 7 क्या है, इट इज टेबल साइज जो आपने प्राइम लिया हुआ है, ये प्राइम नंबर हो गया, ठीक हो गया। अब इसमें जो वैल्यू स्टोर हो रही है mod 7, तो अब आपके पास वैल्यू क्या है, लेट करते हैं ये इंसर्ट 23, यानी कि ये पहला सिनेरियो है, पहला स्नैपशॉट है। जैसे पहले हमें टेबल मिला नजर आया जिसमें हमारे पास 4 एलिमेंट पहले से पड़े हुए हैं, अब 5वां एलिमेंट हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोडिंग फैक्टर देखें 0.57 था। अब ये लोडिंग फैक्टर 0.57 कैसे बना, आपको फार्मूला याद हो तो n/m था, n आपके पास है 4, 4 और 7 आपके पास टोटल साइज है, तो इसको डिवाइड करें तो 0.57 बन जाएगा। और जब आप लोग ये 23 को इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे, तो अब लोडिंग फैक्टर कितना हो गया, n/m, इट मीन्स 5/7 विच विल बी इक्वल टू 0.71। तो अब आपका लोडिंग फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो रीहैशिंग इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको अपने टेबल का साइज जो है वो ट्वाइस डबल करना पड़ेगा, जो यहाँ पे हो रहा है। देखें आप लोग, इधर 7 आपके पास से, तो 7 7 आपके पास बन जाते हैं ट्वाइस हैं, तो ये आपके पास बन जाते हैं +4 इक्वल टू 15। तो आप उसके नेक्स्ट आप ये देखें टोटल 16 एलिमेंट को ले लिया गया, और आपने फिर इन तमाम एलिमेंट को रीएलोकेट किया, टोटल 17 हो गए ना। ये देखें 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 17, क्योंकि 15 और 16 ये दोनों जो है नॉट प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, तो प्राइम इनका 14 भी हम नहीं ले सकते, 14 वो भी प्राइम नहीं है। आपको कौन सा नंबर लेना पड़ेगा फिर, 17, जो अब 13 नहीं ले सकते, वैल्यू जो हमें ट्वाइस से ज्यादा रखना है, तो इसलिए ये 17 लिया गया है। ट्वाइस जब हमने की, यानी पहले हमारे पास n कितना था, m वो था 7, अब m का डबल आप करें, ट्वाइस करें, तो इंटू 2 आपके पास हो जाएगा 14। अब 14 नॉट प्राइम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे अगला नंबर 13 ले नहीं सकते, वैल्यू हमने ज्यादा करनी है, तो 15 भी नहीं ले सकते, 16 भी नहीं ले सकते, तो लास्ट आपके पास बचता है 17। अब आपने जो वैल्यू स्टोर करनी होंगी दोबारा, वो फिर आप लोगों ने 17 के इसके मुताबिक करनी है, यानी कि 6
17006 रिमाइंडर है, ये 6 यहाँ पे स्टोर हो गया। ठीक हो गया। तो इस तरह आपने जो नया टेबल बनाया होगा इसमें आपने एलिमेंट्स को दोबारा एलोकेट कर देना है। ओके, व्हाट्स अबाउट एनालिसिस ऑफ रीहैशिंग। रीहैशिंग में क्या हो रहा है, रीहैशिंग टेक टाइम टू डू एन इंसर्शंस। ठीक है, यानी कि जब आप टेबल का साइज ट्वाइस करते जाओगे तो आपके एलिमेंट जो है आसानी से एन टाइम, जितना साइज बढ़ेगा उतने एलिमेंट आपके पास इंसर्ट हो जाते रहेंगे। और ट्वाइस कब होता जाएगा टेबल का साइज, जब आपके पास लोडिंग फैक्टर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, 0.50 से ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, और आपके पास मस्ट हैव एन बाई 2 इंसर्शन सिंस लास्ट रीहैश। ठीक हो गया। And amortized in O and cost cover इतने compare insertion yield the concentration of prime per insertion। ठीक है, additional time per insertion है। तो आपके पास क्या होगा, additional time कौन सा insertion पे एक्स्ट्रा लग रहा है, ये देखें। जब आप लोगों के पास ये पहले से था और आप लोगों ने ये न्यू बनाया हैश टेबल, तो आप लोगों ने एलिमेंट मूव किए फ्रॉम ओल्ड टेबल टू न्यू हैश टेबल की तरफ मूव कर दिए, तो ये आपका एक्स्ट्रा इंसर्शन टाइम हो गया। ठीक है, जो यहाँ पे मेजर किया गया है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब करोगे, जब लैम्डा की वैल्यू जो है 0.5 से जो है इंक्रीज करेगी, तो आप लोगों ने वो करना है। और ये अप्लाई द कैलकुलेशन हैंडलिंग स्कीम, यानी कि तमाम स्कीम के लिए यूज कर सकते हो। लीनियर प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हो तो फिर भी कर सकते हो, यानी कि जब इंसर्शन ना हो रही हो। दो केसेस हैं रीहैशिंग के, जब लोड फैक्टर 0.5 से एक्सीड करे या इंसर्शन ना हो रही हो, आप रीहैशिंग को जो है स्ट्रेटजी को जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और ये तमाम कोलिजन टेक्निक के साथ जो है यूज की जा सकती है, लीनियर प्रोग्रामिंग, क्वाड्रेटिक, इन सब के साथ। ठीक है, अब लार्ज टेबल जब हम इंक्रीज करते जाएंगे तो हमें कुछ प्रॉब्लम भी तो होंगे। ये तो नहीं है कि हम टेबल कोलिजन रख कर हो, इंसर्शन ना हो रही, हम टेबल का साइज इंक्रीज कर दें। तो अब इसमें प्रॉब्लम किस किस चीज़ के आ जाएंगे। अब व्हाट इफ हैश टेबल टू लार्ज मेन मेमोरी, आपको मेन मेमोरी का कंजम्पशन हो जाएगी और आप लोगों ने हार्ड डिस्क पे जो उसको वो करना होगा, तो आईओ के जो आपको पता है कि डिवाइस जब हम उस हार्ड डिस्क से एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं डेटा को उठाने की, तो उस पर भी तो टाइम लगता है। लेकिन इससे ये होगा कि कोलिजन के रेट कम हो जाएगा, कोलिजन्स कम हो जाएंगी और ए लॉट ऑफ डिस्क एक्सेसेस, वो जो हमने पहले उसके डिस्क में कर दिया है मेंशन कि अब अगर आपका टेबल का साइज बढ़ाते जाओगे वो मेन मेमोरी में तो आ नहीं सकता, फिर क्या करना पड़ेगा, हमें वीएम या आपके पास एक्सटर्नल डिस्क को यूज़ करना पड़ेगा। और एक्सटर्नल से फिर जो आईओ सर्किट चलता है उसको वहाँ से डेटा को रीड करना और फिर वहाँ पे डेटा को राइट करना, या आईओ सर्किट से वो करना इनपुट वगैरह का जो काम है आउटपुट का, तो उस पर आपको एक्स्ट्रा कंजम्पशन जो है वो करनी पड़ेगी। तो इसका सोल्यूशन जो है आपके पास एक्सटेंडेबल हैशिंग है। वो क्या है, हैश टेबल एप्लीकेशन। आप इसको क्या क्या यूज़ करोगे, सिंबल टेबल, कंपाइलर में सिंबल टेबल होते हैं, वहाँ पे भी हैशिंग यूज़ की जा सकती है। आपके ये गूगल मैप वगैरह के सिटी नेम जो आपके हैं उसके जो ग्राफ वो है वो भी आपका इसी के थ्रू यूज़ कर सकते हो, मैप कर सकते हो। यानी कि जो वेब का वो है ना www, और इसके जो आपके पास डोमेन DNS हैं .edu या ये इनको विज़िट करना हो, ट्रैवर्स करना हो, तो फिर भी आप हैशिंग का वो यूज़ कर सकते हो। डिक्शनरी लुकअप में भी आप यूज़ कर सकते हो और बाज़ लैंग्वेज के टेक्स्ट प्रोसेसिंग के उसमें भी यूज़ कर सकते हो। इस हैशिंग टेबल के जो वो है आपका मैकेनिज़्म है, आप वो इन एग्जांपल में जो है इन एप्लीकेशन में आप वो यूज़ कर सकते हो। एंड फाइनली I will conclude my lecture. Today our lecture was about hashing techniques. What is hashing? Hashing जो है आपके पास एक प्रोसेस है जिसमें हम एक की लेते हैं, वो की इंटीजर्स में भी हो सकती है और स्ट्रिंग में भी हो सकती है। ठीक है, की दोनों केसेस में हो सकती है। हैश फंक्शन उसको लेता है एज ए इनपुट और एक आउटपुट जनरेट करता है, और वो आउटपुट एज ए इंडेक्स होता है आपके हैश टेबल का, ताकि वो एलिमेंट जो है वो आपके हैश टेबल में जो है वो स्टोर हो जाए। ये हैशिंग का प्रोसेस है। इसके मेन कंपोनेंट कौन से हैं, हैश टेबल, हैश फंक्शन, की। ठीक है, ये तीन मेन इसके कंपोनेंट हो गए। अब जब आपके पास हैश फंक्शन के लिए वैसे तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, स्ट्रिंग के लिए और अल्फा न्यूमेरिक डेटा के लिए और स्ट्रिंग के लिए। ठीक है,
अब स्ट्रिंग के लिए जो होता है इसके लिए आपके पास डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो आप लोग फॉलो कर सकते हो, और हमने 2-3 अप्रोचेस डिस्कस भी की थी आज के लेक्चर में। और हैश फंक्शन जब आप सिलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद फिर ये होता है कि बाज़ औक़ात हैश फंक्शन जो है दो डिफरेंट की के लिए सेम इंडेक्स नंबर जनरेट करता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोलिजन। अब हैशिंग टेक्निक में कोलिजन से बचने के लिए फिर हमारे पास 2 मेन टेक्निक्स हैं, जिसमें एक चेनिंग है और दूसरा ओपन एड्रेसिंग है। चेनिंग में हर नोड के साथ, हर इंडेक्स के साथ, जो हैश टेबल का इंडेक्स है, हर इंडेक्स के साथ एक लिंक लिस्ट जनरेट की जाती है, और वो लिंक लिस्ट का साइज जो डिपेंड करता है वो आपके नंबर ऑफ कोलिजन को प्रेजेंट करता है कि जितनी बार उस इंडेक्स पे कोलिजन होती रही है उतने एलिमेंट आपके पास जो है वो बढ़ते रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट था ओपन एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग में जो है आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली जाती, आपका वही टेबल जो है जिसमें आप एलिमेंट स्टोर करना चाहते हो उसी के अंदर एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जाती है कि हम अगर कोलिजन अकर होगी तो उस वैल्यू को हम कहाँ पे रखेंगे। उसमें हमारे पास हमने 3 स्कीम्स को डिस्कस किया। उसमें एक लीनियर प्रॉबिंग, ठीक है। लीनियर प्रॉबिंग में क्या है, अगर आपको कोलिजन वाली जगह से किसी जगह पे किसी इंडेक्स नंबर कोलिजन हो जाती है तो आप अगले पे लोकेशन पे मूव कर जाएं, उधर भी अगर नंबर वो खाली नहीं है लोकेशन, फिर नेक्स्ट 1 का इंक्रीज करना है। ये लीनियर प्रॉबिंग। क्वाड्रेटिक क्या है, आपका एक स्पेसिफिक फार्मूला है कि आई की पावर स्क्वायर में लेना है। मतलब इंडेक्स नंबर 1 पे कोलिजन आई है तो आप लोग 1 पहले तो 1 का कोलिजन आई है तो फिर आप 1 की पावर 0 लो, ठीक है, 1 की पावर 1 लो, 1 की पावर 2 लो, जो नंबर बनता है उधर कोलिजन है तो फिर 2 की पावर 2 लो, फिर उसके बाद 3 की पावर 2 लो, और इसी तरह आप लोगों ने नई जगह फाइंड करके उसको प्लेस करने हैं। डबल में आप लोगों के पास ये है कि पहले आप एक हैशिंग अप्लाई करें, वहाँ पे अगर इंडेक्स आपका कन्फ्लिक्ट कर रहा है, कोलिजन अकर हो रही है, आप लोग दोबारा एक दूसरा हैश फंक्शन के थ्रू उसको पास करें। उसमें जो आप प्राइम नंबर यूज़ करेंगे वो आपके टेबल के साइज से कम होना चाहिए। फिर हमारे पास एक और स्ट्रेटजी, यानी कि जो इनसे कोलिजन के लिए तो नहीं है, एक हैश टेबल के साइज की ग्रोथ को प्रेजेंट करती है, और वो क्या है, रीहैशिंग। रीहैशिंग हम कब करते हैं, जब आपके 2 उसके फैक्टर हैं, जब लोडिंग फैक्टर लेमडा जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया वो 0.5 से इंक्रीज कर जाए, या इंसर्शन आपका एलिमेंट जो है इंसर्ट ना हो रहा हो, ऑल दो कि आप लोगों ने लीनियर प्रॉबिंग या क्वाड्रेटिक वगैरह अप्लाई की हुई है, स्ट्रेटजी अप्लाई की हुई है, लेकिन फिर भी आपके पास इंसर्शन नहीं हो रही, स्पेसिफिक लोकेशन नहीं मिल रही हो, जगह तो पड़ी हुई है लेकिन लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं हो रही, देन यू हैव टू इंक्रीज योर टेबल साइज 2 टाइम्स। यानी कि अगर उसका साइज 7 है आप उसको 14 कर दोगे, बट रिमेंबर कि जो आपका टेबल साइज बनेगा इट शुड बी प्राइम नंबर। मसलन अगर 7 से हम 14 पे जाते हैं तो 14 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 15 हम लेते हैं वो भी नहीं है, 16 भी नहीं है, फिर 17 हमें लेना पड़ेगा, वो हालांकि ट्वाइस से ज़्यादा हो गया। तो ये ओवरऑल जो था आज हमारे लेक्चर का जो था वो कंक्लूजन था कि आज हमने हैशिंग टेक्निक्स, उसके कोलिजन को रिजॉल्व करना और फिर री हैशिंग को जो है हमने डिस्कस किया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक्स एंड टाइप्स ऑफ ट्री। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।